विद्यार्थियों नमस्कार, मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मौलिक अधिकारों पर परिचर्चा लेकर के। विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपसे पिछले वीडियोस में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में व्यापक परिचर्चा शुरू किया, हमने आपको समता का अधिकार बतलाया और हम स्वतंत्रता के अधिकार की परिचर्चा आपसे कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो का बनाने का एक मोटिव है कि आप चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे सबऑर्डिनेट की परीक्षा हो, चाहे यूपी की एसआई की परीक्षा हो, टीचर्स की भर्ती की परीक्षा हो, जूनियर असिस्टेंट्स की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में यदि राज्य व्यवस्था से प्रश्न आए तो डॉक्टर गौरव त्रिपाठी के वीडियो से वो प्रश्न जरूर मैच करें। ये एक उद्देश्य लेकर के हम आपके सम्मुख प्रतिदिन एक अनुच्छेद लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने आपको अनुच्छेद 19 पढ़ाया था, जिसमें 6 स्वतंत्रताओं की चर्चा किया। उन स्वतंत्रताओं में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, बसने और निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, पेशा स्वीकारने की स्वतंत्रता की परिचर्चा किया, जो 19(1) में था। एक क ख ग घ अंग च छप। और हमने आपसे बताया भी था कि संपत्ति का अर्जन, व्ययन और धारण का अधिकार निश्चित कर दिया गया है। और हमने आपसे भी चर्चा किया था कि 358 के अधीन अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। आपातकाल के अंतर्गत अनुच्छेद 358 के अधीन क्या 19 आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। हमने इन बातों की परिचर्चा आपसे किया था और हम आज आपके सम्मुख लेकर के आए हैं मौलिक अधिकारों पर पार्ट 9 वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 जो है, क्या कर देता है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। एकदम याद रखिएगा, अपराध के लिए, किसके लिए, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। किससे संरक्षण, दोष सिद्धि से। किसके लिए, अपराध के लिए। अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण हमें कहां मिलता है बच्चों, हमें मिलता है अनुच्छेद 20 में। किससे संरक्षण मिलता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण मिलता है। ये पीसीएस का भी, आईएएस का भी और सबऑर्डिनेट का भी, सबका बहुत मौलिक प्रश्न है। खूब पूछता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था कहां है, तो फंडामेंटल राइट में है। एक बात। दूसरी बात, ये जो संरक्षण दिया गया है मौलिक अधिकार में, बहुत सारी चीजें नागरिकों को अलग दी गई, कुछ व्यक्तियों को दी, यानी सारे अधिकार मौलिक अधिकार में व्यक्तियों को नहीं मिले। लेकिन अनुच्छेद 20 नागरिक और अनागरिक, नागरिक और अनागरिक दोनों को मिले। अनागरिक कि दोनों को क्या मिला, दोनों को मिला। अर्थात जब दोनों को मिल गया तो क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 20 क्या करता है, व्यक्ति को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है अनुच्छेद 20, ये संरक्षण किसको, व्यक्ति को प्रदान करता है, नागरिक को और अनागरिक को। और ये अनुच्छेद 20 मूलतः भूतलक्षी प्रभाव, दांडिक विधान, भूतलक्षी दांडिक विधान का, दोहरा दंडादेश का और स्वयं के प्रति साक्षी होने का निषेध करता है। 3 बातें 20 करता है। भूतलक्षी दांडिक विधान का निषेध करता है। दूसरा क्या करता है, स्वयं के प्रति साक्षी होने का निषेध करता है और दोहरा दंडादेश का निषेध करता है। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हम इसको विस्तार से पढ़ने के लिए सबसे पहले संविधान का पाठ पढ़ेंगे
क्योंकि जब तक आपको संविधान का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे संविधान का मूल शब्द क्या है। और प्रश्न में कहीं संविधान का मूल शब्द आ जाता है तो आप फिर भ्रमित हो जाते हैं व्यवहारिक शब्दों को सुन सुन करके। तो आप पहले मूल शब्द सुन लें, फिर हम उसकी आपसे व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 20 का 1, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, देखिए 20 पहली बात आपको बताया ना, किसी भी व्यक्ति को, हमने कहा था आपको ना अनुच्छेद 20 किसको दिया है, व्यक्तियों को अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा सिवाय उस अपराध के, यानी सिवाय मतलब इसके अतिरिक्त केवल उस अपराध के जो उस अधिनियम के किए जाने के समय प्रवृत्त किसी कानून के उल्लंघन के लिए किया गया हो, और ना ही उस पर उससे अधिक दंड लगाया जाएगा जो अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त कानून के अधीन दिया जा सकता था। क्या कह रहा, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा सिवाय उस अपराध के जो उस अधिनियम के किए जाने के समय प्रवृत्त किसी कानून के उल्लंघन के लिए किया गया हो, और ना ही उस पर उससे अधिक दंड लगाया जाएगा जो अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त कानून के अधीन दिया जा सकता है। दो बातें कह रहा है कि कोई तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। अपराध कब होता है, अपराध क्या है, अपराध किसी कानून का उल्लंघन है, किसी कानून का उल्लंघन है। यदि आपसे कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा तो अपराध नहीं है, अनैतिक हो सकता है लेकिन अपराध नहीं हो सकता। अपराध तभी है जब कानून का उल्लंघन हो। कह रहे कि कानून का उल्लंघन कब हो, यह 20 से कहता है कि जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय कोई कानून बना हुआ है और उस कानून की भावना का किसी भी रूप में आपके द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तब आप अपराधी होंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता दंड देने के लिए जो भविष्य में भूतकाल में लागू कर दिया जाए। विधानमंडल जो होता है, व्यवस्थापिका जो होती है, यह कानून बनाती है। यह कानून जो बनाती है उसका काम है कि भविष्य के कार्यों के संदर्भ में लागू हो, लेकिन कभी कभी होता है कि वो कानूनों को भूतकाल से लागू कर देती हैं। कब से लागू कर देती हैं, भूतकाल से। तो जब कोई कानून आज 2025 नवंबर चल रहा है, नवंबर 25 में बन रहा है और इसको लागू कर दे कहां से, नवंबर 23 से, तो क्या होगा, ये कानून क्या हो जाएगा, भूत लक्षी प्रभाव का कानून। भूत, अब नवंबर 23 में कोई आदमी कोई काम किया, उस समय उससे संबंधित कानून नहीं था तो अपराधी नहीं है, लेकिन नवंबर 25 में को वही काम किया जो 23 में किया था, लेकिन 25 में कानून बन चुका है और उस कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो व्यक्ति क्या है, अपराधी। व्यक्ति क्या है, अपराधी है। ऐसी स्थिति में यह कहता है कि विधानमंडल विधि निर्माण में न्यायिक और दांडिक अपराध के लिए भूतकाल में कोई कानून लागू नहीं करेगी, और व्यक्ति को यदि अपराध किया है, 20 से कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपराध किया है तो उसे दंड के लिए उस समय जो व्यवस्था है, जितना दंड है उतना ही दंड ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भविष्य में दंड बढ़ा दिया गया तो उसको दंड और उसका बढ़ा दिया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 20A व्यक्ति को लाभ देता है और
विधानमंडल को कहता है, व्यवस्थापिका को कहता है, संसद को कहता है कि आप जो कानून बनाएंगे वो भूत लक्षी प्रभाव से कानून नहीं लागू हो सकता है, और किसी भी व्यक्ति को जितना उस समय कानून में दंड लिखा है उतना ही दंड देंगे। भविष्य में कानून बढ़ गया, ट्रायल होते होते 2025 में 6 महीने के कारावास था और 2029 में उसका मुकदमा निर्णित होते होते नए कानून में 5 साल कारावास हो गया, तो उसको 6 महीने का ही दंड मिलेगा, 5 साल का नहीं मिलेगा। केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल केस, मोहनलाल वर्सेस राजस्थान केस, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दांडिक विधियां जो हैं भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जाएंगी। दांडिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जाएगी। और 20(1) जो है दंड बढ़ाए जाने का विरोध करता है, दंड कम करने का विरोध नहीं करता। अर्थात अनुच्छेद 20 से दंड बढ़ाने का विरोध करता है, दंड घटाने का विरोध नहीं करता। आइए अनुच्छेद 20(2) देखते हैं। 20(2) कहता किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यह भी देखिए 20(2) किसको दे रहा है? किसी भी व्यक्ति को दे रहा है। 20(2) किसको लाभ मिल रहा है? अनुच्छेद 20(2) किसको मिल रहा है? व्यक्ति को मिल रहा है। कह रहा है कि अपराध कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर एक ही बार मुकदमा चलाया जाएगा, एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार मुकदमा और दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरा दंडादेश, दोहरा खतरा, यह अमेरिकी संविधान की व्यवस्था है, भारतीय संविधान की व्यवस्था नहीं है। कहता है कि दोहरे दंड में कोई भी विधि यदि आती है और किसी व्यक्ति के लिए, किसी अपराध के लिए दोहरे दंड की व्यवस्था करती है तो वो विधि जहां तक दोहरे दंड की व्यवस्था करती है, एक ही अपराध के लिए 2 न्यायिक दंड की बात करती है, दो मुकदमों की बात करती है, तो वो विधि शून्य होगी। अर्थात एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड या 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, यदि एक बार मुकदमा चला और मुकदमे में आप बरी हो गए, दंड नहीं मिला, तो दोबारा भी कुछ और साक्ष्य के साथ या उन्हीं साक्ष्यों के साथ दोबारा मुकदमा फिर चलाया जा सकता है और सजा मिल सकती है। इसलिए दोहरा दंडादेश का है इस तात्पर्य कि आपको सजा न मिला, ट्रायल हुआ लेकिन सजा नहीं मिली हो तो दोबारा भी मुकदमा चल सकता है और सजा मिल सकती है। यदि आपको इसका लाभ तभी मिलेगा यदि आपको दंड मिल गया, तब अब चाहे छोटा मिला, चाहे कम मिला, चाहे ज्यादा मिला, चाहे बहुत न्यून मिला, तब आपके खिलाफ कोई दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। रतनलाल वर्सेस पंजाब केस, वेंकटरमन वर्सेस भारत संघ में कहा गया कि एक अपराध के लिए 2 बार मुकदमा और दंड नहीं दिया जा सकता। किस केस में? रतनलाल वर्सेस पंजाब केस, रतनलाल वर्सेस पंजाब केस और वेंकटरमन वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाता। लेकिन एक बार आप जान लीजिए, कोई आदमी नौकरी करता है और उसने कोई अपराध किया और उस अपराध में न्यायिक मुकदमा अलग से चलता है और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अलग चलती है, तो दोनों चल सकता है। विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है और न्यायिक मुकदमा भी चल सकता है। इसलिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को 2 दंड मिल सकते हैं, एक विभाग की तरफ से, दूसरा उस अपराध के लिए सरकार द्वारा जो दंड विहित किए गए हैं वे मिल सकते हैं, चल सकते हैं। तो हमने आपसे 20(2) की बात किया। अब 20(3) क्या कहता है? किसी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, किसी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति, फिर देखिए व्यक्ति आया, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, मतलब अपने खिलाफ साक्षी होने के लिए, साक्ष्य गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराध के आरोपी को
किसी भी अपराध के अभियुक्त को, किसी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, किसी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बात नहीं किया जाएगा। अब आप जानिए कि यह कहता है कि किसी भी अपराधी अभियुक्त को दबाव देकर के उससे साक्ष्य आप नहीं ले सकते। मतलब कि आप उससे ऐसी कोई चीज नहीं ले सकते जिससे कि वो क्या सिद्ध हो जाए, अपराधी सिद्ध हो जाए। लेकिन यदि वो स्वेच्छा से देना चाहता साक्ष्य तो दे सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20(3) इस बात पर बंदिश नहीं लगाता कि पुलिस तलाशी नहीं ले सकती। यदि पुलिस तलाशी लेती है या कार्यपालिका तलाशी लेती है तो क्या है, या लेता है तो क्या होगा, यदि उसको कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं तो वो उसको कलेक्ट कर सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। यहां साक्ष्य का मतलब जो है वो लिखित साक्ष्य से भी है और मौखिक साक्ष्य से है। तो किसी से आप न तो लिखित गवाही ले सकते हैं न मौखिक गवाही ले सकते हैं। और दबाव क्या कहना है, किसी भी अपराध के आरोपी किसी स्वयं विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया है। बाध्य मतलब दबाव नहीं डाला जाएगा। दबाव कैसा है, दो प्रकार के दबाव हैं। बाध्य दो तरीके से, मार करके, पीट करके, और दूसरा टार्चर करके। तो मानसिक दबाव और शारीरिक दबाव, दोनों तरीकों से आप दबाव नहीं डाल सकते। आप तलाशी से प्राप्त साक्ष्य की मनाही नहीं है। और इसमें इस बात का भी 20(3) में है, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 3 में है कि कोई चिकित्सा संबंधी चीज से मनाही नहीं कर सकता, अंगूठा देने से मना नहीं कर सकता, हस्ताक्षर का नमूना देने से मना नहीं कर सकता। यानी इन चीजों को आपको देना पड़ेगा। और आपातकाल जब लगेगा तो उसमें अनुच्छेद 20 क्या होगा, निलंबित नहीं होगा। 44वें संविधान संशोधन के पहले तक अनुच्छेद 20 क्या होता था, निलंबित हो जाता था। लेकिन जब आपातकाल लगा और विपक्ष के लोग दंडित किए गए और विपक्ष के लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए, कहा कि साहब हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल चल रहा है, मौलिक अधिकार निलंबित हैं। ऐसे में लोगों ने पीड़ा को भोगा था। तो जब देसाई जी की सरकार बनी तो 44वां संविधान संशोधन करके यह व्यवस्था कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 आपातकाल में भी क्या नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 20 का अध्ययन आपके साथ किया। हम भी लाभान्वित हुए, आप भी हम समझते हैं कि लाभान्वित हुए होंगे। और हमारे इससे कुछ ना कुछ वीडियो से प्रश्न जरूर आएंगे, आपको परीक्षा में जरूर सफलता दिलाएंगे, आप लोग नौकरी पाएंगे, हंसते हुए खिलखिलाते हुए हमको दिखलाई पड़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे अपील करते हैं कि हमारे YouTube चैनल लर्न विद DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें, जैसे हमको प्रोत्साहित मिश्का मनस्वी जी करती हैं, कहती हैं कि वीडियो बना लीजिए, तो मैं कहता हूं पढ़ रहा हूं, कहते हैं पढ़ के बना लीजिए। तो थैंक यू मिश्का जी, आपने मेरा सहयोग दिया इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू विद्यार्थियों।